गो स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये जो कहानी है ये साहिल जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम साहिल है। ये घटना आज से कई साल पुरानी है। उस समय मुझे अपने घर से कुछ दूरी पर जाना था। वहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते थे और हमें शादी में जाना था। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम फ्राइडे के दिन वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि शादी सैटरडे के दिन की थी। और एक दिन वहाँ पर पहले पहुँचकर हम भी कुछ काम में उनका हाथ बटाएंगे। शादी अटेंड करके संडे के दिन वहाँ से निकल कर आएंगे। लेकिन जो हम लोग शाम के 5 या 6 बजे निकल कर रात के 11-12 बजे तक वहाँ पर पहुँचने वाले थे, निकलने में हमें लेट हो गया, क्योंकि जो मेरा बेटा था वो ट्यूशन से काफ़ी लेट आया। पूछने पर उसने बताया कि पापा, आज मेरा ट्यूशन में एग्ज़ाम्स था, इस वजह से टीचर ने मुझे लेट छोड़ा। मैंने फिर पूछा कि अभी तो 8:30 हो चुके हैं, क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए या फिर कल जाते हैं। तभी मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने दोनों ने कहा कि हम अभी ही जाते हैं, भले ही लेट भी पहुँचे तो क्या हुआ, जाकर सो जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ तैयारी की, जिसे करने में हमें 1 घंटा और लग गया। निकलने में हमें 9:30 से कुछ 9:45 बज चुके थे। जब हम गाड़ी लेकर निकले तब शुरू का कुछ रास्ता तो बड़ा अच्छा और आसानी से पार हो गया। रात के 12:15 बजे के आसपास मेरी गाड़ी चलते चलते झटके लेने लगी और फिर एकदम से थोड़ी आगे जाने के बाद बंद हो गई। मैं इस बात को लेकर परेशान था, क्योंकि मैंने गाड़ी की सर्विस ऑलरेडी करा कर रखा था। मैं जानता था कि मुझे दूर जाना है, इस वजह से गाड़ी की सर्विस होना ज़रूरी है। जब मैंने गाड़ी की सर्विस करा चुका था और गाड़ी में पेट्रोल भी पूरा था, फिर गाड़ी बंद कैसे हो गई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे गाड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी। मैं गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को देखने लगा। मुझे भी गाड़ी लिए हुए कुछ 6 ही महीने हुए थे, इस वजह से मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और रात होने की वजह से रास्ते पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो दिसंबर की 3 तारीख थी, यानी ठंडियों का मौसम शुरू हो चुका था और ठंडी कड़ाके की थी। तभी मुझे वहाँ पास से ही एक आदमी जाता हुआ नजर आया। पहले तो उसे देखकर मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी रात में ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो किसी काम से दूर गया हुआ था और वो वहीं से लौट कर आ रहा है। मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ पर कोई आसपास मैकेनिक है। उसने कहा नहीं, और इसके बाद उसने कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। कई लोगों के लिए ये रास्ता एक कब्रिस्तान है। उसकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है और चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन समझ पाना मुश्किल था कि वो कहना क्या चाहता है। मैंने उससे दोबारा कहा कि आप हमारी कुछ मदद कर दो। उसने कहा मैं खुद पैदल चल रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी होती तो आपकी मदद ज़रूर कर देता, और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ मदद चाहिए तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है। मैंने कहा कि यहाँ तो रास्ते के दोनों ही साइड जंगल दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि जंगल दिखाई दे रहा है, वो बात सही है, लेकिन इसी जंगल के बीच में हमारा छोटा सा गांव भी है। मैंने मेरी पत्नी और बेटे को देखा। मैंने कहा कि क्या करना चाहिए। वो लोग कहने लगे कि रात में यहाँ पर आसपास तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही, एक काम करते हैं ना, हम भी इनके ही साथ चलते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास सामान भी है, क्योंकि अब उसका गांव या उसका घर कितना दूर था ये हम नहीं जानते थे, लेकिन इतना सारा सामान लेकर जाना बहुत भारी पड़ जाता। उसने कहा कि सामान को यहीं पर छोड़ दो,
और सिर्फ तुम 3 मेरे साथ चलो। मैं मेरी पत्नी से कहने लगा कि यहाँ पर रात में रुककर भी तुमने जैसा कहा वो सही है कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो हम इन्हीं के साथ चलते हैं। हम तीनों ही उसके साथ हो लिए। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा था। थोड़ी दूरी तक चलने के बाद मेरा जो बेटा था वो कहने लगा, पापा मैं इतना फास्ट नहीं चल सकता, एक काम करो ना, आप मुझे गोद में उठा लो। मैंने कहा कि बेटा वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मैं आपको इतना लंबा रास्ता तो नहीं उठा सकता, जितना होगा मैं आपको उतना उठा लूँगा। मैंने जैसे ही उसे गोद में उठाया वो आदमी एकदम से पलटा, कहने लगा बच्चे को नीचे रखो। मैंने कहा अब इसमें क्या दिक्कत है? वो कहने लगा बस उसे खुद से ही चलने दो, वरना हमेशा के लिए इसका बोझ तुम पर पड़ जाएगा। दोस्तों, आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बातें बहुत अजीब सी थी, जो कि मेरे समझ से तो बिल्कुल परे थी। उस समय मेरी पत्नी को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ ना ही बोलना ठीक समझा। मैंने मेरे बच्चे से कहा कि थोड़ी ही दूरी पर है बेटा, तुम चलो, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर हम रास्ता चलने लगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम बहुत अब थक भी चुके थे। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद दूर हमें कुछ रोशनी दिखाई दी। मैंने उससे कहा कि वही है क्या आपका गांव? उसने भी मुझे मुस्कुराते हुए देखते कहा कि हाँ, वही मेरा गांव है, बस अभी कुछ ही दूर है। हम फिर चलते रहे। उसके गांव पहुंचने तक हम बुरी तरह से थक चुके थे। जैसे ही उसने बताया कि ये हमारा घर है, हम उसकी घर के दरवाजे के बाहर ही जो बड़ा सा एरिया होता है घर की दहलीज को लगकर, वहीं पर लेट गए। वो कहने लगा कि यहाँ पर मत लेटो, अंदर चलो। अंदर जाने के बाद हम जैसे ही उसके रूम में बैठे थे कि उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो कोई बाहर नहीं जाने वाला है ना? उसके आदमी ने कहा कि नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा। उसने कई सारे सरसों को उठाया और घर के बाहर बिखेर दिया। मैंने कहा ये क्या है? वो कहने लगा कि यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच कई सारे लोगों को जान से मार चुके हैं और यही वजह है कि उनसे बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। रात में जब हम सब सो गए थे, रात के कुछ 2:30 या 3 बज रहे होंगे, मेरी आंख लगी ही थी। मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। मैं आवाज़ सुनकर एकदम से नींद से उठा और चौकन्ना होकर अपने आसपास देखने लगा। दोस्तों, मेरी वैसे भी आदत है कि अगर मेरे को कोई नई जगह पर सुलाया जाता है तो मुझे नींद बराबर नहीं आती है। शायद इसी वजह से मैं नींद में भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना था। और जब वो आवाज़ें सुनाई दी तभी ऐसा लगने लगा जैसा घर के बाहर कोई 2 आदमी एक दूसरे को दूर से खड़े होकर उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहे हैं। मैंने सोचा कि एक बार मैं भी उठकर देखता हूँ। जब मैं उठा और खिड़की के पास गया, बस मैं खिड़की खोलने ही वाला था कि उस आदमी ने एकदम से मेरे पीछे शर्ट के कॉलर को पकड़ा और मुझे पीछे खींचा। कहने लगा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस खाली देख रहा था कि ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। उसने कहा कि हमारी मर्जी के बिना सुबह तक तुम अपने बिस्तर से 1 इंच भी नहीं हिलना। उसके बाद वो मुझे गुस्से में घूरने लगा। उस समय भूत प्रेत से ज़्यादा तो मुझे उस आदमी से डर लग रहा था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी कुछ फिर से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसके घर की छत पर से कुछ आवाज़ आने लगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उसका घर कच्ची मिट्टी का था। अगर कोई आदमी ऊपर चलता या थोड़ा सा वजन भी ऊपर रख दिया जाता तो उसके घर की छत टूट जाती। लेकिन मुझे उसके घर की छत पर से बिल्कुल साफ साफ किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपने ही बिस्तर से लेटे लेटे उसकी ओर देखा। जब मैंने उसे देखा तो पाया कि उसकी आंखें उस अंधेरे में बिल्कुल चमक रही थी, क्योंकि वो बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें करके मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा कि ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही है। उसने कहा जितना तुमसे कहा था बस वही करो, यहाँ से हिलना नहीं। ऐसा लग रहा था
कि अब रात भर वो मेरी पहरेदारी कर रहा है। मैं लेटा ही रहा। फिर अगले कुछ मिनट में घर के बाहर से वो आवाज़ों का आना शुरू हुआ। मैंने कहा कि कौन है, एक बार बाहर देख तो लो। उसने कहा अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो हम में से आज किसी का भी जिंदा बच पाना नामुमकिन है। ये बात सुनकर अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं बस अब मन ही मन ये दुआ कर रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं यहाँ से निकलूँ। दोस्तों, उसके कुछ देर बाद तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर करीब 4:15 बजे के आसपास मैंने दोबारा से किसी की चीखने और पुकारने की आवाज़ सुना, और इस बार वो आवाज़ के साथ में किसी औरत की भी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो औरत कह रही है कि यहाँ से हम सब चलते हैं, लेकिन अब वो क्लियर था या नहीं ये मैं नहीं जानता। एक बार को ऐसा लगने लगा जैसा कि मेरे कान बज रहे हैं। मैं वहीं पर लेटे लेटे एकदम से डर कर ऐसा सोचने लगा कि अगर आज रात हमारी आखिरी हुई तो शायद मैं अपने पत्नी और बच्चे को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों, ये मेरे लिए कहना इस समय आसान है, आप लोगों के लिए सुनना आसान है, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस समय मेरी सिचुएशन क्या थी। वो आदमी जैसा भी था, लेकिन उसने एक काम फिर बहुत अच्छा किया। उसने नींद से अपनी पत्नी को जगाया। वो समझ चुका था कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उसकी पत्नी का बिस्तर उसने मेरी पत्नी के बिस्तर के बाजू में लगाया और खुद का बिस्तर वो मेरे बाजू में डाला। अगर लाइन से अब देखा जाए तो पहले वो आदमी, फिर मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी और उसकी पत्नी, हम ऐसा सो रहे थे। और ऐसा उसने इसलिए किया था कि हमें डर कम लगे। मैं चुपचाप लेटा हुआ था और भगवान से मन में प्रार्थना कर रहा था। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। जैसे ही सुबह का सूरज निकला और पंछियों की चहचहाने की आवाज़ मैंने सुनी, मैं तुरंत उठा और उस आदमी से कहने लगा कि बस मुझे कैसे भी मेरी गाड़ी तक छोड़ दो और कोई वहाँ पर मुझे मदद दिलवा दो कि मैं गाड़ी बनाकर वहाँ से चले जाऊँ। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हुई ही नहीं थी। मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा कि चलो। बस इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी तक हम दोनों ही बिल्कुल चुपचाप आए। मेरी पत्नी और मेरा जो बेटा था वो आपस में बात कर रहे थे। जब हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठकर मैंने गाड़ी को सेल्फ लिया, तभी गाड़ी चालू हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने कहा था ना, ये रास्ता कई लोगों के लिए कब्रिस्तान बन गया है। कल तुम्हें रोकने वाली भी एक आत्मा थी, और अगर मैं कल तुम्हें नहीं मिलता तो वो तुम्हें जान से मार देती। तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी कल ख़त्म कर देती। बस ये समझो कि मैं भगवान का एक अवतार बन के तुम्हारे पास आया और तुम लोगों को यहाँ से ले जाकर तुम लोगों की जान बचा लिया। यहाँ दूर दूर तक घना जंगल है और ये पूरे जंगल में वो आत्माएं राज करती है। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब सुबह हो चुकी थी, रास्ते पर गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी, लेकिन इंसान कोई नहीं था, यानी पैदल चलता हुआ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए और गाड़ी को भगाते हुए मैं जल्दी से अपने उस फैमिली के पास पहुँच गया। हमने शादी अटेंड की और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ही वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब मैं सूरज डूबने के बाद वो रास्ते को बिल्कुल पार नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ज़ैबून की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ज़ैबून है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। जो घटना आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, यह घटना कुछ अलग ही थी। यानी कि ना ही तो मैंने कभी ऐसा देखा था और ना ही सुना था। मैं रात में अपने घर में टहल रही थी। मेरे जो हस्बैंड थे वो उन्हें रात में आने के लिए देरी हो चुकी थी। मैं आप लोगों को अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, गिर फॉरेस्ट से मेरा घर सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। मैं जब रात में टहल रही थी तभी मेरा घर का जो मेन डोर था वो खुला था और घर के आगे आंगन था। उसके बाद हमारा
जो दूसरा गेट था आयरन का वो लगा हुआ था। जो घर की बाउंड्री वॉल थी वो छोटी थी, यानी कि अगर बाहर कोई खड़ा हो तो उसका चेहरा देख पाना ईजी था। मैं भी घर के आसपास टहल ही रही थी कि अचानक से मुझे बाहर कोई दिखाई दिया। मेरा मेन डोर खुला था, उस डोर से ही मैंने देखा कि बाहर बाउंड्री वॉल के पास कोई चक्कर लगा रहा है। मुझे एक बार को यूँ लगा कि हो सकता है मेरे हस्बैंड ही होंगे और मुझे सताने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैंने करीब में जाकर देखा तो पाया कि वो मेरे हस्बैंड नहीं, कोई और था। मैंने तुरंत ही घर के अंदर लौटना ठीक समझा और मेन डोर से आकर मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ, क्या चाहिए? सन्नाटा रात का काफ़ी ज़्यादा था। मेरी आवाज़ गूंजते हुए उसे सुनाई तो दी होगी, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैं वहीं पर खड़े होकर सोचने लगी कि यह आदमी बहरा है क्या? मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं अपना गुस्सा पी रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे हस्बैंड की दूर से मुझे बाइक की हेडलाइट दिखाई दी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। वो घर के अंदर आए। मैंने कहा कि बाहर वो आदमी जो घूम रहा है वो कौन है? उन्होंने कहा कि कौन है, कोई भी तो नहीं है। मैंने कहा मैंने अभी देखा था बाहर किसी को घूमते हुए, अब 1-2 मिनट रुक जाइए। वो थके हुए थे, फिर भी मेरी बात सुनकर वो वहीं पर खड़े हो गए और देखने लगे। फिर वो मुझसे कहने लगे कि बाहर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि हाँ जाने दो, हो सकता है। उसके बाद मैं उनको घर के अंदर लाकर खाना देने लगी। खाना खाते समय हमें बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसा कि कोई आदमी फ़ोन पर बात कर रहा है ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला कर। फिर मैं तुरंत अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे कहने लगी कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, शायद ये वही आदमी है जो अभी कुछ समय पहले बाहर टहल रहा था। हम दोनों जल्दी ही खाना ख़त्म करके बाहर निकले और देखने लगे, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे ज़ोर से धक्का देकर पीछे किए और दरवाजे को बंद कर दिया। उनके चेहरे के हाव भाव एकदम ही बदल चुके थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, क्या बात है? वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं, चल इस समय बाहर रहना ठीक नहीं है, घर के अंदर चलते हैं। हम अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने उनसे बहुत ज़िद की, लेकिन वो बता ही नहीं रहे थे। पसीने में अब डर की वजह से वो नहा चुके थे। मैंने जब रात में दोबारा से वो आवाज़ सुनी तो मैं एकदम से नींद से उठी और देखा तो मेरे हस्बैंड जागे हुए ही थे। मैंने कहा देखो अब भी वो आवाज़ आ रही है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो कि बात क्या थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर मैं तुझे अभी बता दूंगा तो तू और ज़्यादा डर जाएगी। सुबह होने तक वेट कर, मैं तुझे सुबह सारी सच्चाई बताऊंगा। रात तो हमने बहुत डर कर निकाली। सुबह होने के बाद मेरे हस्बैंड ने एक पीर बाबा को घर पर बुलाया। उन्होंने कहा कि जो आपने कल रात में देखा या सुना था वो कुछ और नहीं बल्कि एक नापाक जिन था। वो जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहा था कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलो और उसे ढूंढने लगो और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा दे। आप लोगों ने अच्छा ही किया कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकले। इसके बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे कि रात में जब मैंने तुझे धक्का देकर अंदर की ओर किया था उसके पीछे का कारण ये था कि सामने जो हमारे घर के बड़ा सा एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे उन्होंने 2 चमकती हुई आंखों को देखा और उन्होंने देखा कि कोई वहाँ पर खड़ा है जिसने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और चौड़ा था, जिसकी हाइट कम से कम 8 से 10 फीट की होगी और उस पेड़ के पीछे से वो हमें ऐसा देख रहा था जैसा शेर अपने शिकार को छुप कर पहले देखता है। मेरे हस्बैंड तभी ही समझ गए थे कि ये इंसान तो नहीं हो सकता है और अगर हम बाहर गए और इसकी चपेट में आ गए तो ये पक्का हमें जान से मार देगा। फिर पीर बाबा ने हमें दुआ और तावीज़ दी और उसके बाद घर में उन्होंने कुछ पानी को छिड़का, जिसके बाद वो कहने लगे कि अब तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो घर के बाहर जाकर बाउंड्री वॉल के बाहर कुछ पानी छिड़के, उस पेड़ पर भी जाकर उन्होंने कुछ पानी डाला। कहने लगे कि अब वो तुम्हें यहाँ आसपास कहीं दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आज
हमारी शादी को या हमारी लाइफ को उस इंसिडेंट के बाद कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमें कभी वैसा दोबारा ना दिखाई दिया न महसूस हुआ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अमर की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दादाजी की है। उन्होंने जब मुझे ये सुनाया था तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, लेकिन मज़ा भी आई थी। मैं आप लोगों को जो घटना है वो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। ये कुछ साल पुरानी बात है। मैं एक प्रदेश में नौकरी करता था। मैं आप लोगों को उस स्टेट का नाम तो नहीं बता सकता। मैं जब काम से अपने घर यानी शहर आ रहा था तो रास्ते में रेलगाड़ी की कुछ खराबी के वजह से रेल आगे नहीं गई। वहाँ से सोचा घर कैसे जाऊँगा, और शाम भी होने वाली थी। लेकिन रेल जिस जगह पे रुकी थी वहाँ पर जो थोड़े बहुत यात्री थे वो लोग कैसे कुछ भी करके वहाँ से चले गए। मैं तो अकेला हो गया, मानो उस रेलवे स्टेशन पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि मैं अब घर कैसे जाऊँ। मेरा गांव वहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं, पर फिर भी 200 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे अपना सफ़र तय करना था। वहाँ से काफ़ी दूर होने की वजह से अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, और लोग भी जा चुके थे। रेलगाड़ी से उतरे थे जो लोग मेरे साथ में, उसमें से एक आदमी मुझे कुछ दूरी पर नज़र आया और वहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं, अब रात भी हो चुकी थी। सोचा चलते चलते कोई मदद मिल ही जाएगी। मुझे मेरे मन में एक बार का डर भी था, क्योंकि रात वो सर्दी की थी और गीदड़ की आवाज़ सुनकर मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। यूँ कहिए कि वो गीदड़ की आवाज़ अकेले ही मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। फिर मैं ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर तक निकल गया। मुझे अब शाम से रात भी हो चुकी थी। चलते चलते मेरे हाथ में घड़ी थी। मैंने उस पर नज़र घुमाई और समय देखने लगा। इतनी सर्दी वाली रात में कुछ ठीक से भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि ठंड भी था और कोहरा भी था। मुझे समय का एक अनुमान लगा, जैसे कि मैं 2 घंटे से चल रहा हूँ। और उस समय मुझे बराबर तो याद नहीं, लेकिन शायद मेरी घड़ी भी बंद हो चुकी थी। वो तारों की हल्की हल्की चमक और कोहरे की काफ़ी सर्दी। ठंड तो अब इतनी बढ़ चुकी थी, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया। मेरे बैग में एक चादर थी। मैंने उस चादर को निकाला और उसको ओढ़ लिया। मुझे ठंड से थोड़ी सी शांति मिली। फिर मैंने अपना सफ़र तय करना शुरू किया। फिर पीछे से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी साइकिल की थी। उस सर्दी वाली रात में साइकिल की आवाज़ सुनकर भी मेरे मन में थोड़ी सी खुशी हुई कि शायद कोई अब मदद मिल जाएगी। वह आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि साइकिल ही थी, और मेरे मन में एक उम्मीद भी जागी। फिर वो साइकिल वाला मेरे सामने आ गया और मुझसे पूछा, बाबूजी कहाँ जाना है आपको? आप इतनी रात में ये रास्ते पे, वो भी अकेले हो? और क्या वजह थी कि आपको अकेले जाना पड़ा? मैं जानता हूँ कि कुछ तो मजबूरी रही होगी। फिर मैंने उसको सारी बात बताई जो मेरे साथ हुआ। तो उसने कहा, ठीक है, आप मेरी साइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके गांव के रास्ते में छोड़ दूंगा। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब भी लगी। मैंने कहा, मेरा गांव तो बहुत दूर है यहाँ से, आप कैसे एक साइकिल पर मुझे इतना दूर लेकर जाएंगे? उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, 60-70 के आसपास का एक बूढ़ा इंसान लग रहा था। फिर उसने कहा, अरे बाबूजी, मैं बस ऐसे ही बोल दिया, चलो मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। मैं आपको एक बस भी बता दूंगा जो उसी रास्ते से होकर आपके गांव के लिए चले जाएगी। हो सकता है कि आपको बस भी मिल जाए, आप उसी में बैठकर अपने गांव चले जाना। मैंने उससे पूछा, ठीक है, लेकिन क्या वो बस मेरे गांव के करीब तक भी जाएगी तो भी चलेगा मुझे? उसने कहा कि हाँ हाँ, चलिए आप जिस गांव तक जाना चाहते हैं वो बस वहाँ तक जाती है। वो अपनी बातों पर कुछ पक्का नहीं लग रहा था, कभी क्या बोलता तो कभी क्या। उसकी ये बात सुनकर मुझे खुशी भी मिली, दिल को अच्छा लग रहा था। फिर मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया और हम चलने लगे। चलते हुए मैंने फिर उससे पूछा, यहाँ कोई बस्ती या गांव नहीं है क्या?
उसने कहा कि है तो, लेकिन काफ़ी दूर है। मैंने उससे कहा कि आप इतनी रात को साइकिल लेकर कहाँ जा रहे थे? उसने कहा, मैं तो बाबूजी अपने घर जा रहा हूँ। मैं गया था अपनी बेटी के ससुराल, वहाँ से वापस लौट रहा था तो आप मिल गए। लेकिन बाबूजी, आपको बस में बिठा के ही मैं अपने घर जाऊँगा, आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर मैंने उसको शुक्रिया बोला। बहुत मेहरबानी आपकी चाचा जी, बोलकर फिर से साइकिल आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक रास्ते के साइड पे उसने साइकिल को रोका और मुझे कहा, बाबूजी बस आपको इसी रास्ते पे मिल जाएगी। समय का तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इसी रास्ते से बस जाती है, ये बात पक्की है। फिर उसने मुझसे कहा, बाबूजी आप बैठ जाइए, जब तक बस ना आ जाती आप आराम कीजिए, मैं भी थोड़ी देर आपके पास बैठ जाता हूँ। मैंने कहा कि हाँ हाँ आप भी बैठ जाओ, क्योंकि ये काफ़ी देर से साइकिल तो चला ही रहे थे, थक भी गए होंगे। मेरे मन में बार बार मेरे घर का ख्याल आ रहा था। यही सोच रहा था कि अब कैसे भी बस आ जाए, मैं घर तक पहुंच जाऊं। यही सब सोच रहा था कि अचानक से जब मैंने अपना सर उस इंसान की तरफ घुमा कर देखा, उसको कुछ पूछने ही वाला था, वो इंसान वहाँ नहीं था और ना ही उसकी साइकिल। मैं बहुत डर चुका था, मुझे वहम हो रहा था और खुद को ही ये समझाने लगा, लेकिन इस बात को खुद को मानना भी बहुत मुश्किल था कि उसकी साइकिल पर इतनी दूर तक मैं बैठकर आया, फिर वो साइकिल और इंसान कहाँ गायब हो गए। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा। फिर मैंने वहाँ पर कुछ गीदड़ की आवाज़ सुनी। अब डर मुझे दोबारा लगने लगा, मुझे कहीं वो आकर हमला ना कर दे। फिर मैं वहाँ से बैग उठाया और चलने लगा। अचानक से मुझे एक बस की आवाज़ आने लगी। जब मैंने देखा, सचमुच एक बस आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी अलग थी। जैसे लग रहा था कि एक लोहा टीन एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे। वैसे ही वो एकदम खड़खड़ी सी बस थी, या यूँ कहिए कि उसकी आवाज़ वैसी थी। उसमें एक हल्की सी रोशनी थी। फिर वो बस मेरे पास आकर रुकी। उस बस से कंडक्टर बाहर आया और मुझसे कहा, साहब जी आकर बैठ जाओ बस में। उसके कहने का तरीका भी बहुत अलग था, जैसे वो मायूस होकर कह रहा हो। फिर मैं बैठ गया उस बस में। लेकिन एक चीज़ उस बस के अंदर बहुत अजीब थी, वो ये कि बस बिल्कुल खाली थी। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, क्योंकि उस बस में बहुत अंधेरा था, रोशनी कुछ भी नहीं थी। फिर वो बस चलने लगी और वो बस के अंदर ही मुझे बहुत सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। फिर उस कंडक्टर के पास मैं गया तो उसने मुझे दूर से ही चिल्लाकर कहा कि अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं अपनी जगह पर बैठ गया और वो खुद मुझ तक आया। फिर कहने लगा, कहाँ जाना है साहब जी आपको? मैंने उसको अपने गांव का नाम बता दिया। उसने कहा, ये बस वहाँ नहीं जाएगी। फिर मैंने उससे पूछा, तो फिर कहाँ तक जाएगी? आप मुझे कहीं रास्ते में उतार देना। उस कंडक्टर ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि ये बस कहाँ तक जाएगी। कंडक्टर की ऐसी बातें सुनकर तो अब मुझे मानो दिल का दौरा ही पड़ने वाला था, और उसकी ये बात सुनकर मुझे यकीन हो चुका था, जो डर का सवाल मेरे मन में था अब वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उस कंडक्टर से कहा, आप बस को यहीं रोक दो, मैं उतरकर चला जाऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस अंधेरे में उस कंडक्टर को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने अपनी सीट से उठ के बस के आगे वाले साइड पे जाने लगा, लेकिन मैंने जो देखा वो देखकर मेरा मन और ज़्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, ना कंडक्टर ना बस का ड्राइवर। बस बहुत तेज़ी से चल रही थी और मैं चाहकर भी उस बस से अब उतर नहीं सकता था। बस आगे मुझे सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा था और बस की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर इसी तरह मैं इस बस के अंदर रहा तो मेरा मरना तय है। मैंने इसीलिए बस से कूदने की सोची। बस से छलांग लगाकर मैं बस से नीचे गिर गया। मुझे कई सारी जगह पर चोट भी आई।
और फिर मैं उठकर अपने आप को झाड़ने लगा। मैंने फिर खुद को संभालते हुए वहाँ से चलने की सोची और आगे बढ़ने लगा। मेरी नज़र चारों ओर घुमाने लगा। मुझे वहाँ कोई इंसान या कोई घर तक दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और जानवरों की आवाज़ उस रात के अंधेरे में बहुत डरावनी थी, जो मेरे डर को दुगना कर दे रही थी। मैं चलते हुए सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत का शिकार हो गया हूँ। मैंने फिर दूर एक घोड़े की आवाज़ सुनी, एक झुनझुन सी आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टांगे पे आ रहा हो। मैंने जब वहाँ पर चिल्लाया कि कोई मेरी मदद करो, तो उस टांगे वाले ने शायद मेरी आवाज़ सुनी और पास आके रोक गया। कहने लगा, कौन हो तुम? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इंसान हो या कोई भूत प्रेत हो? मैंने कहा, नहीं, मैं एक इंसान हूँ। मैंने उस टांगे वाले को सब बात बताया, और मुझे उस टांगे वाले के ऊपर विश्वास भी हुआ, क्योंकि उस टांगे में एक लटकन जल रही थी और उस रोशनी में मुझे नींबू और कुछ मिर्च दिखाई दी। मुझे यकीन था कि शैतान तो इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो उस टांगे वाले ने मेरी सारी घटना सुनी और मुझसे कहा, ठीक है, आप मेरे साथ टांगे में बैठ जाओ, मेरे घर चलो। सुबह होने के बाद आप अपने गांव के लिए निकल जाना। वहाँ रेलगाड़ी जाती है हर जगह के लिए। मेरे मन को एक खुशी मिली और एक उम्मीद भी जाग उठी। फिर मैं वैसे ही किया। उस टांगे वाले के घर में रुका रात को। फिर सुबह उस टांगे वाले ने मुझे रेलगाड़ी में बिठाया और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करके अपने घर तक आ गया। तो दोस्तों, ये थी अमर जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विकी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकी है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 4 साल पुरानी है। बात है 2018 दिसंबर की। ठंडियों का मौसम था। मैं और मेरा एक दोस्त रात में चुपचाप बैठे हुए थे। उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था। मैं उसे समझा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं दूर और चलते हैं और जाकर सुकून से बैठते हैं। वो कहने लगा कि आज मेरा पीने का बहुत दिल है। मैंने कहा, ठीक है, कहीं से दारू ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक कोने में चले गए और वहाँ पर बैठकर दारू पीने लगे। रात के 12 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। जब 12 बजे हम लोग उठे तब वो बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं था, यानी उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। तो मैंने उससे कहा कि यार एक काम कर, तू आज मेरे ही घर पर चल, वहाँ सो जाना, सुबह अपने घर पर चले जाना। वो ज़िद करने लगा, कहने लगा, नहीं यार, घर पर नहीं जाऊँगा तो घर वाले बहुत चिल्लाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। मैंने कहा कि मैं उन लोगों को फ़ोन करके बता दूंगा। मेरा घर वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर था और मेरे दोस्त का जो घर था वो मेरे घर से आगे कुछ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। हम दोनों ही बाइक पर थे। वो मेरे पीछे बैठा और रास्ते में धीरे धीरे चल रहे थे। ठंड का महीना था तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी कि हम लोगों ने एक स्ट्रीट लाइट के पोल के नीचे आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर रहा था और उसने एक मोटी सी ब्लैंकेट जैसा कुछ ओढ़े हुए रखा था। मेरे दोस्त को मैंने बोला कि यार देख, ये आदमी ठंड से कैसा काँप रहा है। मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं अपना जैकेट इसे दे देता हूँ। मैंने कहा, जैकेट दे देगा तो अभी हमें काफ़ी दूर जाना है, तुझे भी ठंड लगेगी। कहने लगा कि कोई बात नहीं यार, कुछ ही टाइम की तो बात है, मैं इसे जैकेट दे देता हूँ, इसकी रात पूरी कट जाएगी। मैंने इस पर उससे कुछ नहीं कहा। उसने अपना जैकेट निकाला और उस आदमी के पास जाते हुए कहने लगा, ये जैकेट ले लो, आपको रात में काम आएगी। लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस आदमी ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। हमें समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों है। मेरे दोस्त को एक बार को तो ये भी लगा कि कहीं वो मर तो नहीं गया। मेरा दोस्त उसके और करीब गया और जाकर उससे कहने लगा कि ये जैकेट ले लो। अब भी उस आदमी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे अकेला बैठा था। आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। वो स्ट्रीट लाइट का जो पोल था वो भी वहाँ पर एक ही था मानो, आसपास लाइट्स भी नहीं थी। हमें देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है,
जहाँ से रात में कुछ लेकर खा सके या सुबह में भी कुछ लेकर खा सके। अगर इसे कुछ खाना पीना होगा तो इसे कितना दूर पैदल चलना होगा। अकेला आदमी इतना दूर आकर बैठा है, ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने उससे उस समय कुछ और कहा ही नहीं। बस हम ये चाहते थे कि वो जैकेट ले ले, लेकिन वो तो मानो ब्लैंकेट से बाहर अपना मुंह ही नहीं निकाल रहा था। मेरा दोस्त और करीब जाकर जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने ब्लैंकेट अपने चेहरे पर से हटाई। वो ब्लैंकेट हटाने के बाद मेरे दोस्त ने एक ज़ोर से चीख लगाई, मानो ऐसा लग रहा था कि उसका सारा का सारा नशा उतर गया है। मैं वहीं पर दूर बाइक पर खड़ा होकर ये देख रहा था कि ये इतना ज़ोर का क्यों चिल्ला रहा है, और वो चीखने के बाद पीछे हुआ और गिर पड़ा। मैं तुरंत बाइक को स्टैंड पर लगाया और मेरे दोस्त को उठाने के लिए गया। जब मैं उसे उठाने जा रहा तो मैं देख रहा था कि वो रेंगते हुए पीछे ही जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा ही क्यों कर रहा है। मैं उसको उठाता कि उससे पहले उसने इशारा किया उस आदमी की तरफ। जब मैंने उस आदमी को देखा तो दंग रह गया। उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था कि मानो मेरी रूह कांप उठी। उसके चेहरे पर अजीब सी झुर्री थी। चेहरे पर कालेपन के साथ साथ कुछ लाल रंग का भी था, जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि उसके चेहरे से खून जा रहा है, लेकिन वो क्या था वो समझ में नहीं आया। हम दोनों घबराए हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब हम बाइक पर बैठे तब बाइक हमारी चालू ही नहीं हो रही थी। इसके बाद उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर से पूरी हटा दी और वो बैठे बैठे ही हवा में उड़ने लगा। जब वो हमारे पास आ रहा था तब वो चल कर नहीं बल्कि उड़कर आ रहा था। ये देखना था कि हम तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। हमें अब समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। वो एकदम से हमारे पास आकर खड़ा हो गया और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला। जब उसने अपना मुंह खोला तो मानो उसके मुंह के अंदर सिर्फ एक गहरा काला खड्डा दिखाई दे रहा था और वो चीख चीख कर हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ इतनी भयानक थी कि अगर वो एक आम इंसान भी सुन ले तो वहीं हार्ट अटैक से मर जाए। उसने फिर हम दोनों का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे थे और हमें घसीटने लगा। हम अपनी सूध-बूध खो चुके थे। वो घसीटते हुए हमें उसी पोल के नीचे ले जाकर फेंक दिया। हम दोनों लेटे हुए थे। उसने इतनी ज़ोर से फेंका था कि हमारा सर उस पोल के नीचे वाले पत्थर पर जा टकराया, जिसके बाद मेरे दोस्त के सर से तो खून निकलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, खुद उठकर भाग जाऊं कि अपने दोस्त की भी जान बचाऊं। एक तो मेरा दोस्त वैसे ही नशे में था, उसे पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जैसा तैसा मेरे दोस्त को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से दोबारा हमें हवा में उठाकर पटक दिया। इस बार मेरे लोअर बैक में बहुत ज़ोर का झटका आया, जिस वजह से मैं उठ ही नहीं पा रहा था। फिर वो हम दोनों की टांगें पकड़कर हमें घसीटते हुए उसी रोड के साइड में जो घना जंगल था वहाँ ले जाने लगा। हम चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस घने जंगल में हमारी मदद के लिए कौन आता। वो जो चाहता वो कर सकता था। तभी ही मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और मैं चीख चीख कर नाम ले रहा था। उसने मेरा तो पैर छोड़ दिया, लेकिन मेरे दोस्त का पैर पकड़ कर ही रखा था और वो उसे जंगल में ले जाने लगा। मैं अपने दोस्त को कैसे छोड़ता, इसीलिए मैं पहले खुद वहाँ से उठा और ख़ुद को संभाला। मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं जाकर किसी और को लेकर आता हूँ मदद के लिए, लेकिन अगर मैं मदद के लिए जाता तो हो सकता है ज़्यादा समय लग जाता और तब तक मेरे दोस्त को वो मार चुका होता। इसीलिए मैं भगवान का नाम लेते लेते ही अपने दोस्त के पीछे चुपचाप बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूरी पर यानी कि उस घने जंगल में अंदर जाने के बाद एक कुआं था। वो मेरे दोस्त को मानो कुएं में फेंकने वाला था, लेकिन तभी ही मैं भगवान का नाम लेकर मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया और उस भूत के सामने या उस बुरी आत्मा के सामने चीखने चिल्लाने लगा। भगवान का नाम में इतनी ताकत होती है कि वो नाम सुनकर एकदम से पीछे हटा। मैं मेरे दोस्त को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। एक तो उसके सर से खून जा रहा था और उसने इतनी पी रखी थी कि उसे होश ही नहीं था।
मैं जैसा तैसा उसको उठाकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था और नाम जपते ही जा रहा था, लेकिन वो बुरी आत्मा हमारा पीछा कर रही थी। लगभग 10 मिनट से ज़्यादा का समय मुझे लगा मेन रोड तक आने। तब तक वो हमारा पीछा करता रहा। मैं इस बार भी बाइक पर बैठा और इसी उम्मीद के साथ कि बाइक चालू हो जाए, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। अब बस एक ही काम करना था कि अगर ज़िंदा रहना है तो भगवान का नाम लेते ही रहना है। मैं वहीं पर बैठकर नाम लेने ही लगा और लेता ही रहा। कुछ 20 मिनट या आधे घंटे के बाद सडनली वहाँ से एक गाड़ी गुजरते हुए दिखी। मैंने उस गाड़ी से लिफ्ट मांगी और भगवान की कृपा से वो गाड़ी रुक गई। उसमें 3 आदमी थे। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वो आदमी लोगों ने मेरे दोस्त को गाड़ी में बिठाया और मुझे भी साथ में बिठाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे दोस्त का वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। अगली रात में जब मेरे दोस्त को होश आया तब मैंने उसको सारी घटना बताई। उसे तो बराबर याद भी नहीं था। वो घटना सुनकर इतना ज़्यादा डर गया कि मानो उसकी गर्लफ्रेंड का जो डिप्रेशन उसे हो रहा था वो भी भूल गया। और फिर उसने मुझसे कहा कि आज के बाद कभी भी इतनी दारू नहीं पिएंगे। दारू पीने की वजह से कल हमारी जान जाते जाते बच गई। लेकिन दोस्तों, ये पूरी घटना होने के बाद एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा। वो कहते हैं ना, बुरी शक्ति भले कितनी ही ताकतवर हो, लेकिन भगवान के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाती। ये बात उस दिन मैंने महसूस किया। उस घटना के बाद जब भी मैंने ये बात किसी को बताई तो कई लोग तो विश्वास ही नहीं करते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी मिले जो कहते थे कि उस रास्ते पर, यानी जंगली रास्ते पर आत्माएं भटकती है। कभी कभार वो किसी को परेशान करती है, वो भी तब जब कोई उनको परेशान करता है। बिना वजह वो कभी किसी को परेशान नहीं करती। मुझे उस दिन शायद ये भी बात समझ में आई कि हम लोगों ने जो जैकेट देने उसे गए थे, शायद इसी बात से वो परेशान हो गई थी और इसीलिए वो हम पर पलटकर हमला कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी विकी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वेंकटेश ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना आज से कई साल पुरानी है। उस समय कहा जाता था कि हमारे गांव में जो प्रोग्राम लगते थे वो सुबह में लगते थे और इसी वजह से हर कोई उन प्रोग्रामों को देखने के लिए पहले से अपनी सीट्स को रिजर्व कर लेता था। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। उस समय जो मेरे चाचा थे, उनकी उम्र कुछ 8 या 10 साल की होगी। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि आज सुबह मैं भी जल्दी उठकर चला जाऊंगा। वो जहाँ पर सीट रिजर्व होती थी वो हमारे घर से काफ़ी दूर था। वो एक सुबह में उठे और दादी माँ से कहने लगे कि टाइम क्या हो रहा है। दादी माँ ने नींद में ही कहा कि 5 बज गए, जबकि उस समय रात का ही था। वो तुरंत ही उठे, मुंह पर पानी मारा और अपने घर से निकल पड़े। जब रास्ते में वो जा रहे थे तब एक बड़ा सी कब्रिस्तान पड़ता था। उस कब्रिस्तान को पार करने के बाद एक बड़ा सा चटियल मैदान था और उस मैदान को पार करने के बाद में फिर जो कच्ची सड़क आती थी वो लगभग 1 किलोमीटर की थी। उसे पार करने के बाद उस जगह पर उन्हें पहुंचना था। जब वो रास्ते में जा रहे थे तब जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान पार किया, उन्होंने एक औरत को देखा जो कि बीच चटियल मैदान पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी लोहे की चेन थी। वो चलते चलते उस औरत को देखे और फिर उसके पास गए। जाकर उससे पूछने लगे कि मुझे ना वो सीट रिज़र्व करना है, तुम्हें पता है क्या वो जगह कहाँ पर है। जब वो उस जगह का एड्रेस उससे पूछ रहे थे तब उसने हंसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही अगली बार उन्होंने दोबारा उनसे पूछा तब वो औरत पीछे पलटी और वो देखकर चाचा ज़ोर से चिल्ला दिए और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। दरअसल उस औरत की आंखें लाल थी और उसके घुंघरालू बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस समय उतनी रात में, यानी कि वो औरत वहाँ पर पड़ी होकर क्या कर रही थी, ये बात उनके समझ में नहीं आया। जब वो वहाँ से भाग रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो औरत उनका पीछा अब भी कर रही है। काफ़ी दूर तक भागने के बाद उन्हें
अपने पिताजी दिखे तो पिताजी ने तुरंत ही उन्हें अपने गले से लगा लिया और वो चीख चीख कर रोने लगे। पिताजी ने कहा कि मुझे पता चला कि तुम आधी रात में ही घर से निकल गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पीछे निकला। और फिर जब ये बात उन्होंने पिताजी को बताई तो जो मेरे दादाजी थे वो भी डर के मारे काँप उठे। वो कहने लगे कि हो सकता है उस रात तूने वहाँ पर कोई चुड़ैल को देखा होगा। दोबारा ऐसे ही बीच रात में उठकर कहीं पर भी बाहर मत जाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।